नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज की तारीख में अगर इस देश में चुनाव हो जाए तो क्या होगा, यह सवाल हर जहन में घूम सकता है। लेकिन एक उससे बड़ा सवाल यह भी है कि मौजूदा वक्त में जेएनयू से ठीक पहले आज जो हम सर्वे दिखाने जा रहे हैं, जेएनयू की घटना से ठीक पहले का यह सर्वे है। लेकिन 4 तस्वीरें हमको लगता है आज स्क्रीन पर आपको दिखानी होगी, क्योंकि सर्वे उस दिशा में ले जा रहा है। ये 4 तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। मसलन दादरी की घटना याद कीजिए, बिहार चुनाव में हार, पठानकोट पर हमला, हैदराबाद यानी रोहित वेमुला की खुदकुशी। ये 4 सवाल ऐसे थे जिसमें सरकार घिरी या सरकार को लगा कि ये मुद्दों के जरिए, इन मुद्दों के आश्रय कहीं आगे बढ़ा जा सकता है। और कमोवेश जो स्थितियां रही सामाजिक आर्थिक तौर पर, इन मुद्दों को लेके लगातार जो इस सर्वे किया गया उसमें ये 4 सवाल उभरे हैं। ये एक संकेत की बात हम आपको बता रहे हैं इस सर्वे के मद्देनजर। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं। दरअसल ये सर्वे कब, कैसे, किस रूप में हुआ। सर्वे का वक्त जो था वो 24 जनवरी से 5 फरवरी के बीच का। ये कार्वी और इंडिया टुडे के जरिए किया गया है ये सब पूरा का पूरा सर्वे। सर्वे का वक्त 24 जनवरी से 5 फरवरी। सैंपल 13,576, संसदीय क्षेत्र 97, यानी इतनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी पकड़ी गई। विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से देखेंगे तो 194 और 19 राज्यों को लेकिन इसमें पकड़ा गया है। अब यह सवाल है कि जो सर्वे किया गया उसमें शुरुआत में ही यह बात निकल कर आती है और जैन के सवाल होगा कि दरअसल कितने फीसदी लोग हम आपको बताते हैं कि दरअसल चुनाव अगर आज की तारीख में हो गए तो कितनी बड़ी तादाद में कौन सा वोटर किधर जाएगा। 2014 एक ऐसा जनादेश जिसने भारतीय राजनीति में लगा कि एक नए मोड़ पर लाके देश को खड़ा किया है, उसके आगे देश को बढ़ना चाहिए। 2 साल अभी पूरे नहीं हुए, वो मई में होंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो कितने फीसदी वोट जाएंगे मौजूदा वक्त की सरकार के हिस्से में, या फिर विपक्षी पार्टी या कांग्रेस और कहें यूपीए। एनडीए के पक्ष में देखिए 37% वोट जा रहे हैं यूपीए, यानी कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए के पक्ष में 27% और अन्य के हिस्से में 36%। यानी गठबंधन की जो मिजाज खास तौर से बिहार से निकली, उसके मद्देनजर ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है मौजूदा सरकार के लिए। क्योंकि 37% अगर मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी और बीजेपी की अगुवाई में एनडीए है, तो दूसरी तरफ यूपीए और अन्य। अब सवाल यह है कि अगर इनसे इतर, अगर इसको सीटों में बदल दिया जाए, तब हो सकता है कि एनडीए को लगेगा हम सत्ता में मौजूद रहेंगे, क्योंकि 272 जादुई आंकड़ा, लेकिन 286 सीट उसे मिलेगी आज की तारीख में। यूपीए 110 सीट और अन्य 147। हैरत करने वाली मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि 331 सीटों के साथ एनडीए संसद में मौजूद है। 331 भी ना कहें, 336 सीटों के साथ मौजूद है। लगभग 54 से 55 सीटों, 50 सीटों का अगर इधर नुकसान, अन्य के हिस्से में भी 4 से 5 सीटों का नुकसान, और ये दोनों जुड़ता है तो यूपीए डबल हो जा रही है। तो क्या राहुल गांधी का जादू इस दौर में चल रहा है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी का जादू उतर रहा है नजरों से। हम एक बात और आपको खास एक चीज और बता दें कि दरअसल यह जो सीट और जो फीसदी हमने बताया है, हर के जहन में होगा अभी लोकसभा चुनाव तो हो नहीं सकते, आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होंगे। तो इस लिहाज से हमने यह भी प्रयास किया इस सर्वे में कि दरअसल अलग अलग हिस्सों में, खास तौर से अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, पूर्व में बंगाल में चुनाव होने, असम में होने हैं, दक्षिण भारत में केरल में चुनाव होने, तमिलनाडु में होने, जहन में यह आएगा सवाल, वहां पर क्या स्थिति बन सकती है। हम उस दिशा में भी आएंगे, लेकिन शुरुआत इसी से करते हैं। आप तो खुश होंगे आरपीएन सिंह जी। देखिए, अगर देखा जाए, अगर 1 साल का जब आपने सर्वे किया था, सर्वेयों का क्या हाल आजकल है प्रसून जी, बिहार में सारे टीवी चैनलों ने गलत पाया था, और कुछ बोल रहे थे कि 5-7 सीटों से यूपी, मीनिंग हमारी महागठबंधन की सीट बटेगी। पर अगर आप ही के सर्वे से जाया जाए तो अभी 2 साल भी नहीं हुए कांग्रेस मुक्त भारत की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती थी, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए और कांग्रेस एक डबल, क्या बताया जाए, बढ़त पे बनी हुई है आपके सर्वे के हिसाब से। हम तो मानते हैं इसमें और भी बढ़त है। चलिए इसके हिस्सों में आए। 1 मिनट, हमारे चूंकि संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, सेफोलॉजी के लिहाज से सैंपल 13,576, संसदीय 697, विधानसभा 194। इस मिजाज में
हम जरा एक चीज और समझना चाहेंगे, इसके साथ जोड़ दें। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जाहिर है मार्च में ऐलान भी हो जाएगा, माना जा रहा है बजट होने के बाद तुरंत ऐलान हो जाएगा। कितना असर रहता है जब आप लोकसभा के मद्देनजर सर्वे कर रहे हैं और विधानसभा की दिशा में अगर उसे ले जाया जाए तो? देखिए, कोई भी सर्वे जिस समय किया जाता उस समय के मूड को दर्शाता है। दर्शक उस समय मतदाता का क्या मूड था जी, आपने पहले ही कहा, ये सर्वे जो जेएनयू में घटना हुई उसके पहले का है जी। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि उस घटना के बाद जो ग्राफ है बीजेपी की पॉपुलैरिटी का शायद थोड़ा गिरा हो। चुनाव, विधानसभा के चुनाव अप्रैल और मई महीने में होंगे, उस समय तक क्या मूड बदलता है, क्या यह और रफ्तार पकड़ती है जो मोदी और बीजेपी सरकार की गिरावट है उसमें, या फिर कुछ उलट पुलट होता है। लेकिन संजय, आप अपना माइक को जरा सा ऊपर कीजिए। हम इस बीच में हमारे साथ बीजेपी के नेता श्रीकांत भी जुड़ चुके हैं और विकास रंजन भट्टाचार्य जो कि सीपीआई के नेता हैं वो भी हमारे साथ। श्रीकांत जी, क्या ये खतरे की घंटी है अगर परसेंटेज गिर रहा है, सीटों की संख्या गिर रही है और ये सर्वे 24 जनवरी से 5 फरवरी के बीच किया गया है तो? देखिए, बिल्कुल खतरे की घंटी नहीं है। इससे पहले भी आपके एक समकक्ष हिंदी चैनल ने सर्वे किया था, उसने 300 से ज्यादा सीटें दी थी, आप हमको 286 सीट दे रहे हो जी। तो आप लोगों का काम ये अच्छा है। इससे ये जो सर्वे आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें और अच्छा काम करना है, क्योंकि जो समस्याएं हैं मोदी सरकार को विरासत में मिली है और उस समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और मुझे लगता है कि हम जब आपके पास 2019 में रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके चैनल पर बैठेंगे तो हम गर्व के साथ कहेंगे कि जो जो हमने वायदे किए थे, निश्चित रूप से उन वादों पर हमारी सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है और अपने काम के आधार पर 2019 के चुनाव में हम जनता जनार्दन की अदालत में जाएंगे। और मेरे लिए तो ये अच्छी खबर है कि आप लोग टाइम टू टाइम सर्वे दिखाते रहिए और जहां जहां हमारी सरकार की कमियां हैं उन कमियों को सुधारते हुए और बेहतर तरीके से हम आम जन तक कैसे पहुंचे, कैसे हम जो गरीब और किसान हैं उसको कैसे हम आर्थिक रूप से संपन्न कर सकें, कैसे हम उसको मुद्रा बैंक के माध्यम से उसका स्वरोजगार शुरू करा सकें, किस तरीके से हम गरीब के खेत को पानी, बिजली, सड़क, गांव में सुविधाएं दे सकें। तो हमारा प्रयास इस देश को दुनिया में सबसे बेहतर देश बनाने का है, हमारा ये संकल्प है और निश्चित रूप से हम अपने संकल्प को पूरा करने में सफल होंगे। प्रसून जी, एक बात जोड़ना चाहता हूं। दो चीजें हैं जो बहुत साफ दिखाती हैं कि बीजेपी की जो ग्राफ है उसमें गिरावट है। सर्वे भी दिखा रहा है कि गिरावट है, साथ ही साथ जो दो चुनाव हुए, बिहार का चुनाव और दिल्ली का चुनाव, वो सर्वेक्षण नहीं थे, वो असल चुनाव थे। दोनों चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है, साफ स्पष्ट दिखाई पड़ता है बीजेपी के ग्राफ में गिरावट भाई। हम एक चीज और बतला दें कि हमने दरअसल जिन राज्यों को 19 राज्यों को चुना उसमें अलग हिस्सों में बांटा गया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट नापा गया और उसमें महत्वपूर्ण है चूंकि इस देश में सर्वे से ज्यादा अब चुनाव होने लगे हैं, हर महीने दर महीने, साल दर साल जिस तरीके से चुनाव की स्थिति आ रही है उसमें हम आपको स्क्रीन पर दिखलाते हैं कुछ अलग अलग। मसलन ईस्ट में चुनाव होने हैं असम और पश्चिम बंगाल में, तो ईस्ट में असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनको भी पकड़ा गया। चूंकि हमारे साथ सीपीआई के नेता भी जुड़े हैं और इन दो जगहों पर चुनाव भी होने हैं, तो हम आपको स्क्रीन पर दिखाना जा रहे हैं कि दरअसल इन जगहों पर क्या राय थी। खासतौर से पूर्व का हिस्सा हम चाहेंगे, क्षेत्रवार तरीके से कितने वोट किस हिस्से में जाते हैं, ये स्क्रीन पर आ रहा है। और ये 30% वोट एनडीए के पक्ष में यानी बीजेपी की अगुवाई में, यूपीए के पक्ष में 27% वोट और अन्य के हिस्से में 43% वोट, यानी जो असम में बात हो रही है कि नया गठबंधन बीजेपी बनाएगी, उस दिशा में ले जाएगी। हमारे साथ चूंकि सीपीआई के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और सीपीआई के नेता भट्टाचार्य जी जुड़ गए। भट्टाचार्य जी, क्या इस दौर में, मौजूदा वक्त में एक मैसेज बड़ा क्लियर आ रहा है कि गठबंधन जो करते हैं एक साथ जब आते हैं तो वो चैलेंज ज्यादा मजबूती से कर पा रहे हैं, और बंगाल में चूंकि चुनाव होना है तो आप लोग अपने तौर पर किस रूप में मान रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की अगुवाई में एनडीए अन्य की तुलना में बहुत पीछे है, 43% अन्य है, अगर कांग्रेस और निकाल भी दें यूपीए को तो 43% अकेले अन्य है, और वो अपने बूते हैं उसमें जाहिर है ममता बनर्जी भी हैं और लेफ्ट भी है जो कांग्रेस के साथ नहीं है। सीपीआई बिना कांग्रेस के नहीं है, लेफ्ट को कांग्रेस का साथ चाहिए, ये गठबंधन का साथ आप लोग को जरूरत है, मजबूरी है। भट्टाचार्य जी, ना गठबंधन का तो ये वास्तव जो स्थिति है इसमें गठबंधन की जरूरी बात होना चाहिए। हर जगह में
आम आदमी जो परेशानी में गिरा हुआ है, ये ममता सरकार और बीजेपी सरकार दोनों को मिलकर जो हालत पैदा किया, इसका खिलाफ आम आदमी एक काटा होकर लड़ रहे हैं सारे क्षेत्र पर। शिक्षा बोलिए, ये किसान भाइयों, डेमोक्रेटिक राइट्स पर, लॉ एंड ऑर्डर्स पर, रूल ऑफ लॉ। जो लोग फंडामेंटल ये चाहता है कि भाई मैं जहां पर रहूं शांति से रहूं, अमान से रहूं, खाना पीना मिले। नहीं भट्टाचार्य जी, एक सवाल, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं, हम एक चीज आपसे जानना चाहते हैं, आपके पास बड़ा चैलेंज क्या है, ममता बनर्जी या फिर एनडीए? बड़ा कम्युनलिज्म। ममता और एनडीए में हमें कोई फर्क नहीं करता है। बंगाल में जो आदमी काम करते हैं सड़क पर, वो ये जानता है कि ममता और बीजेपी इसमें कोई फर्क नहीं है। आप देखें जेएनयू का जो घटना हुई है, इससे आधार पर ममता और बीजेपी एक साथ चल रहे हैं। तो बंगाल का आदमी के ये तय हो चुका है कि ममता और बीजेपी एक ही है। अगर धक्का देना पड़ा, दोनों के एक साथ ही धक्का देना पड़ेगा। आरपीएस सिंह जी, एक मैसेज गया बिहार के बाद कि कांग्रेस कमोवेश हर जगहों पर राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करने को तैयार है और यूपीए अपने तौर पे अपना विस्तार करना चाहता है या साथ मिल रहा है, यूपी में भी करेगा, अलग अलग जगहों पर भी करेगा। ये ग्राफ अगर नीचे गिर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का या एनडीए का, जो सर्वे में नजर आ रहा है, तो उसका चुनाव पर असर आप किस रूप में देख रहे हैं? गठबंधन के जरिए आपको जीत मिलेगी या आप आगे बढ़ सकते हैं, या जो अलग अलग इश्यूज हैं उन इशू के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, एक बार बड़ी स्पष्ट हो गई, जैसे संजय जी ने कहा कि दिल्ली में जो चुनाव हुए और बिहार में जो चुनाव हुए, इसमें दो राय नहीं है कि बहुत तेजी से गिरावट भारतीय जनता पार्टी की हुई। क्योंकि जैसे अभी श्रीकांत शर्मा जी ने कहा कि 2 साल बीत गए हैं, और राहुल गांधी जी ने भी सलाह प्रधानमंत्री जी को दी कि 2 साल होने जा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहते थे 100 दिन में ये कर दूंगा, जैसे आऊंगा किसानों के लिए कर दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौजवानों की नौकरी होगी। परंतु आज भी 5 साल बीत जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा रहेगा, हमें जो मिला हम उससे ही परेशान रहे, उससे ही जूझते रहे, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए वो सब जुमले बनकर रह गए। श्रीकांत जी, हम मुद्दों पर भी आए, उससे पहले एक जानकारी चाहेंगे। आपने अच्छा किया किसानों की बीमा योजना का जिक्र किया। जब प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो समर्थन मूल्य 50% बढ़ा दिया जाएगा, जो भी खर्च होता है उससे 50% बढ़ा दिया, ये वादा किया, किसानों के जहन में बैठ गया। अब आप उसको बाइफर्केट कर रहे हैं कि अलग अलग। मेरा ये कहना है कि जो बातें कही गई, क्या वो सिर्फ राजनीतिक तौर पर कही गई थी? उस समय गवर्नेंस की समझ नहीं थी, या अब गवर्नेंस की समझ आ रही है तो ये समझ में आ रहा है कि मुश्किल है? यह स्थिति है क्या? मुझे लगता है कि प्रसून जी, आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं और मुझे कहीं आपकी बुद्धिमत्ता पर कोई कहीं संदेह नहीं है, लेकिन आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं, आप अर्थशास्त्री भी समझते हैं कि जो एमएसपी है वो हर साल बढ़ाया जाता है। जैसे हमने 10%, 12% हर साल एमएसपी बढ़ाने का क्रम शुरू किया है। हमने तो जो दाल है उन पर भी एमएसपी बढ़ाने का काम शुरू किया है। तो जो हमारा कमिटमेंट है, आप हमसे जब हिसाब मांगेंगे 2019 में, तो निश्चित रूप से जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप का मैं बेहतर तरीके से आपको जवाब दूंगा। ये 20 महीने की सरकार नहीं है, ये 5 साल की सरकार है, और मुझे लगता है कि आप, मैंने जो तर्क रखा है उससे आप सहमत होंगे। ओके, हम एक हिस्सा और दिखा दें। प्रसन्न जी, एक सवाल सिर्फ मैं कहना चाहूंगा। बोले। तारीख सबके पास है, यूट्यूब तमाम लोग देख सकते हैं। 25 अप्रैल 2014 का स्पीच प्रधानमंत्री मोदी जी का पठानकोट में उन्होंने भाषण दिया था। एक फोन पे है सबके, गूगल करके देख ले। स्पष्ट रूप से कहा था, मित्रों, जैसे मेरी सरकार आएगी, किसानों का एमएसपी जितना आपकी लागत लगती है 50% ज्यादा उससे एमएसपी बनाएंगे। 20 महीने हो गए, नहीं आया। 100 दिन हो गए, काला धन नहीं आया। 2 साल होने जा रहे हैं, 4 करोड़ नौकरियां नहीं हुई, भ्रष्टाचार समाप्त होगा। यही तो वादे किए थे। इन वादों को 20 महीने की सरकार नहीं है, 5 साल की है। जब विपक्ष में थे तो ये एमएसपी पे भाषण, हम इशू पर आना चाह रहे हैं। यही इशू है सब किसानों की। हमको लगता है इन सब चीजों का जवाब आप इशू के साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले 1-2 चीज और बता दें। चूंकि चुनाव आने वाले वक्त में विधानसभा के केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, और हमने जिन राज्यों को दक्षिण का पकड़ा है उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना भी है। हम जरा चाहेंगे स्क्रीन पर आ जाए कि इन क्षेत्रों में, खासतौर से दक्षिण भारत के हिस्से में क्या स्थिति बनती है। मसलन एनडीए 30%, यूपीए 22% और अन्य यहां पर 48% है। यहां पर हम बता दें कि इस अन्य में जयललिता यानी एआईडीएमके भी है।
अब डीएमके कांग्रेस के साथ, एआईडीएमके क्या वाकई एनडीए के साथ आएगी या नहीं आएगी? श्रीकांत जी, ये साफ हो पाएगा कि एआईडीएमके साथ आएगी आप लोगों के कि नहीं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट तो बड़े मुश्किल वाले हैं। देखिए प्रसून जी, ऐसे राज्य हैं जहां हम इन राज्यों में कभी रहे नहीं जी। और डेफिनेटली हमारा प्रयास ये रहेगा कि इन राज्यों में हम अपना वोट परसेंटेज बढ़ाएं, अच्छी परफॉर्मेंस यहां दें। ये जी। प्रयास रहेगा। गठबंधन में कौन लोग आते हैं, कैसे आते हैं, क्या व्यवस्था उसकी रहेगी, वो तो मुझे लगता है जब चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद ही तय हो पाएगा। चलिए हम ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए कि सर्वे में एक लिहाज से कहा जाए बहुमत में एनडीए आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो जादुई आंकड़े के पार है 286, लेकिन ये 286 336 से खिसक कर पहुंचा है और परसेंटेज ऑफ वोट वह भी कम होकर 37 पर आए हैं। यूपीए 27% पर पहुंच रहा है और सीट उसके डबल हो रहे हैं 55 से 110। मुद्दे कहीं खतरे की घंटी बजाने वाले तो नहीं है। खबर अब लखनऊ से है, जहां पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने पर भिड़ी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल